बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, 18वीं तरमीम एक बार फिर सियासी मार्के के ऐन बीच ला खड़ी हुई है, मगर इस बार सवाल सिर्फ आइन का नहीं बल्कि नीयत, अमल और जिम्मेदारी का है। वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का इसे ढकोसला करार देना महज एक बयान नहीं बल्कि इस पूरे सियासी बयानिए को चैलेंज करना है जिस पर पीपल्स पार्टी ने बरसों से अपनी सियासत की बुनियाद रखी हुई है। मरकज और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम, खुद मुख्तारी के दावे और जमहूरियत की मजबूती के नारे आज एक ऐसे आईने में देखे जा रहे हैं जहां अक्स धुंधला और सवाल वाज़े दिखाई देता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस तनकीद को यकसर मुस्तरद करते हुए कहती है कि बल्दियाती नाकामियां 18वीं तरमीम का नहीं बल्कि सियासी अमल दरामद का मसला है। उनके मुताबिक आइन ने रास्ता दिया मगर हुकूमतों ने इसे इख्तियार नहीं किया। इंतखाबात में ताख़ीर, मकामी इदारों को वसाइल ना देना और इख्तियारात रोक लेना वो फैसले हैं जिनका बोझ तरमीम पर डालना महज सियासी सहूलतकारी है। पीपल्स पार्टी के नज़दीक 18वीं तरमीम ना होती तो सूबाई खुद मुख्तारी, वसाइल की तकसीम और विफाकी तवाज़ुन का तस्वुर ही मुमकिन ना रहता। बल्दियाती निज़ाम इस सारी बहस का मरकज़ बन चुका है। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या क्वेटा, मकामी हुकूमतें या तो मुअत्तल हैं या बे इख्तियार बनकर रह गई हैं। सवाल ये नहीं कि तरमीम गलत थी या दुरुस्त, असल सवाल यह है कि क्या ताकत वाकई निचली सतह तक मुंतकिल की गई या सिर्फ आईनी किताबों तक महदूद रही। यूं 18वीं तरमीम अब सिर्फ एक आईनी शिक नहीं रही बल्कि एक सियासी कसौटी बन चुकी है, जहां एक तरफ इसे नाकामियों की जड़ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ इसे विफाक की रूह और जमहूरियत की जमानत करार दिया जा रहा है। असल इम्तिहान यह है कि क्या सियासी क़यादत बल्दियाती निज़ाम को वाकई ताकतवर बनाने पर तैयार है या फिर हर नाकामी का मलबा आइन पर डालकर खुद को बरीउ ज़िम्मा करार दिया जाता रहेगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार साहब ने। फारूक सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक मरतबा फिर 18वीं तरमीम जो है उसकी बाज़गश शुरू हो चुकी है। 18वीं तरमीम पर बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया है और वैसे भी हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर कभी कभी हम देखते हैं कि कोई ना कोई दरार आ जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मामले को लेकर बहुत सेंसिटिव है। आपका क्या मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम के हवाले से? देखिए, 18वीं तरमीम जब ये मंजूर हो रही थी और इस पर 1 साल काम हुआ तो मेरे ख्याल में 27 जो नुमाइंदे थे, मुंतखब नुमाइंदे सेनेट कौमी असम्बली के तमाम जमातों के, और उसमें मैं भी था और मेरे साथ हैदर अब्बास रिजवी थे जो एमक्यूएम से थे जी। तो इसकी जो बेशतर शिकें थी वो तो हम खुद उसके हक में थे और हमने भी उस पर इसरार किया कि भाई होना चाहिए। 50 सालों से मजबूत मरकज से पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ, लेकिन अब मजबूत सूबों को आजमाना चाहिए और सूबों को मजबूत करके देखते हैं, शायद इससे पाकिस्तान मजबूत हो। अच्छा, लेकिन अब 15 साल बाद पता ये चला कि ये मजबूत सूबों से भी पाकिस्तान मजबूत नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे सूबे भी इतने बड़े हैं, मुल्क तो माशाल्लाह 25 करोड़ आबादी का, वसाइल नहीं है, आबादी मैनेज नहीं हो रही, बहुत सारी बातें, बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे लोगों के, तालीम, सेहत के मसाइल है, बिजली गैस के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मसाइल है ना, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, गटर, पानी की मसाइल। तो देखें, फिर हुआ ये कि उस वक्त ये इन्होंने वादा किया था तमाम जमातों ने कि हम इसे मंतकी तौर पर आगे ले जाएंगे और आर्टिकल 140 के तहत जो बल्दियाती इदारों का निज़ाम और जो शहरी और मकामी खुद मुख्तारी वो भी मुकम्मल नीचे दी जाएगी। उन्होंने वो देने की बजाय जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में दी गई थी खुद मुख्तारी मकामी हुकूमत को और शहरी इदारों को, बल्दियाती इदारों को, वो भी वापस ले ली। तो ये सूबे बन गए गुंजलक। तो इसलिए 18वीं तरमीम में जो पसे पर्दा नीयत थी कुछ जमातों की, मुझे लगता है कि वो नेक नियति पर नहीं थे, वो सारा मरकज का, सारा शहरों का, जिलों का इख्तियार लेके वो चलाना चाहते थे पूरे मुल्क को इस तरह। तो एक तो ये खराबी हुई। दूसरी हुई कि जो कौमी मालियाती कमीशन है उसको पाबंद कर दिया गया। वो एक आईनी इदारा, रियासती इदारा, कि आप जो सूबों को वसाइल मिले हैं 7वें कौमी मालियाती कमीशन में, उसमें सूबों के हिस्से को कम नहीं करेंगे, उसके शेयर को। अब आप एक आईनी इदारे के हाथ पर बांध दें, भाई सूबों की जरूरियत क्या है, मरकज की जरूरियत क्या है, मरकज के साथ जो खुसूसी इलाका जात लगे हुए हैं, मरकज की दिफाई जरूरियात है, मरकज की जो है वो जो खारजी जरूरियात हैं, जो दाखिली जरूरियात हैं,
और जगह जगह तो मरकज को आप बुलाते हैं। अब तालीम और सेहत में एक करिकुलम नहीं हो, एक निसाब नहीं, तो बहुत सारी बातें हैं जिनका ये अंदाजा हुआ कि इस तरमीम में बहुत सारे सुकम है और सूबे उसका हक अदा नहीं कर सके और सूबे लोगों को बाइख्तियार नहीं बना सके। सूबों ने इस अमल को आगे नहीं बढ़ाया, सूबों ने इस अमल को अपने पास मुंजमद कर लिया। तो ये इसलिए 18वीं तरमीम जो है वो उसका जो अच्छा इस्तेमाल होना था जायज़, वो नहीं हुआ, वो उसका गलत इस्तेमाल हुआ। चंद अफराद जिसे कहते हैं ना कि गिरोह, किसी गिरोह जमात या ज़ाती तौर पर किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो मेरे ख्याल में खास तौर पे जो एनएफसी वाली बात है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है 18वीं तरमीम। वो तो ठीक है, और ज़ाहिर बात है कि चीज़ें इवॉल्व करती हैं, दुनिया के तकाज़े भी हैं, वक्त के तकाज़े भी होते हैं और चीज़ें इवॉल्व करती रहती हैं, जो फीडबैक आता है उससे भी। अब मसला ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसे लेकर बहुत सेंसिटिव है। जब भी 18वीं तरमीम की बात आती है तो ये उन्होंने एक इसे रेड लाइन डिक्लेयर किया हुआ है अपनी। अलबत्ता जो ताकत है क्या वो और इख्तियारात हैं क्या वो पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछली एक दिहाई के अंदर हमने देखा कि क्या वो निचली सतह पर मुंतकिल भी हुए या नहीं, और वो तो पूरा एक निज़ाम मुंजमद होकर रह गया ना। देखें, या तो सूबों को जो कुछ मिलता है ना 18वीं तरमीम के बाद जी। और 7वें कौमी मालियाती कमीशन के बाद, अगर वो अपने अंदर जो जोग्राफियाई इंतजामी तौर पर ज़िले हैं उनकी बल्दियात, उनकी मकामी हुकूमत को भी वो उनका हिस्सा देते, उनकी आबादी के मुताबिक, खुद आबादी के मुताबिक ले रहे हैं, तो रेवेन्यू की बुनियाद पर ले रहे हैं, पसमानदगी की बुनियाद पर ले रहे हैं, जोग्राफी की बुनियाद पर ले रहे हैं, लेकिन खुद ही ले रहे हैं ना। मरकज से आने वाली एक पैसा, अब जैसे 8,000 अरब सूबों को मिल रहे हैं, जो ये मौजूदा बजट है उसके हिसाब से 4,000 पंजाब को, 2,000 सिंध को, 1,250 केपी के और 750 बलूचिस्तान की, 8,000 वहाँ दे दिए। 10,000 कर्जे वापस करने में दे दिए वफाक ने, तो वफाक ने 8,000 सूबों को दिए, 10,000 कर्जे वापस करने के लिए दे दिए, और 900 या 1,000 अरब तरक्याती काम के लिए जो ऊँट की मुँह में जीरा है, और उसमें कोई 700 अरब जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, ये ज़्यादातर सिंध को फ़ायदा पहुँचा रहा है और सिंध में ही ज़्यादातर इससे मुस्तफीज़ होने वाले हैं, और ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसने ही प्रोग्राम लिया, ये भी वफाक करे, फिर डिफेंस को भी वफाक देखे, जो 2,500 अरब देना वो डिफेंस को, वो भी वफाक को देना है, और फिर कर्जे भी वापस करे। अब इसमें बताइए कि अगर वफाक तो दे रहा है सूबों को, लेकिन सूबे नीचे ना दे, तो पूरी दुनिया में तरक्की तो मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारों से दी। एग्जैक्टली। चीन में एक पार्टी का रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेसी है ही नहीं है, लेकिन 15 पार्टियां लड़ती हैं शंघाई का इलेक्शन, मेयर का और काउंसिल का और 4-4 कैंटून है शंघाई में, और अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाएं या ज़मीन खरीदने जाएं, जैसा कि कुछ पाकिस्तान के बैंक गए थे, तो उनको 4 मेयर से मिलना पड़ा, 4, और उन्होंने ऑफर की, वो उनके वजीर खारजा ने या वजीर खजाना ने हमारे इन्वेस्टर को ये सहूलियात नहीं दी, उनके मेयर ने दी। तो चीन जैसे मुल्क में अगर मेयर और मेयर के और बल्दियाती इदारे मजबूत हैं, अमेरिका में सादिक जो वो ज़हरान ममदानी का आप देख लें, पुलिस भी उसके नीचे, सनतें, तिजारत, यानी जिंदगी का हर शोबा उसके नीचे, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास। तो अगर हम स्पेसिफिकली फारूक सत्तार साहब सिंध की बात करें, तो अभी हमने देखा कि सानेहात पर सानेहात भी हो जाते हैं, और फिर हर सानहे पे एक दफ़ा हम डिस्कशन करते हैं, एक मरतबा फिर हम पुरानी डिबेट निकाल के ले आते हैं, और फिर शायद अगले किसी सानहे के इंतज़ार में बैठ जाते हैं। तो अल्टीमेटली तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो आखिर सोच क्या रही है और वो करना क्या चाहती है एज फार एज सिंध एंड कराची इज कंसर्न्ड? तो ये कहा जाता है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत जो है वो जीरक और बड़े तेज किस्म के, कहना चाहिए ना, सियासतदान है। अभी तक उन्होंने इतने सालों से अपनी वो कायम रखी और दूसरी बार भी सदर बन गई। लेकिन ये बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के सदके में पीपल्स पार्टी को 2007-8 में वोट मिल गया और वो आ गए। उसके बाद तो पीपल्स पार्टी सुकड़ कर एक दही सिंध की, हमारे सिंधी बोलने वाले भाइयों की एक पार्टी बन गई। पंजाब में तो खाल खाल कहीं कहीं उसका वोट बैंक है। बलूचिस्तान में वो किसी न किसी की मदद से अगर अपना वजीर आला ले आए तो ले आए, लेकिन कोई उनका ओरिजिन, बलूचिस्तान के डायनामिक्स डिफरेंट है।
कौन परोसा का वोट बैंक है? पंजाब में नहीं है, केपीके में नहीं है, और कराची में भी ऐसा नहीं है। जबरदस्ती छीना हुआ है, अगर है तो 50 सीटें एमकेएम की मारकर दबाकर हल्का बंदियों में धांधला करके उन्होंने जबरदस्ती मेल ले लिया, हमने बॉयकॉट किया। और ये सारी बातें साबित करती है कि असल में उनकी आवाम में वो मजबूती और वो उनकी पजीराई और हिमायत नहीं है जिसका वो दावा करते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ चालाकी से सारी चीजों को मैनेज किया, आईनी ओहदे लिए, अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल किया। अंदरून सिंध में जरा किसी नई पार्टी का या नए सियासी अमल का आना जरा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जागीरदारी और ये वडेरों का निज़ाम ज्यादा मजबूत है, उनका ज्यादा जबर है, तो वहाँ इतना आसान नहीं है। वोट डले ना डले, काउंटिंग में वोट आ जाते हैं वहाँ पर। वहाँ टीवी के कैमरे वहाँ नहीं जा सकते जो ये बताएं कि वहाँ वोटिंग होती भी है कि नहीं होती है। लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि जैसे वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में जीत कर आते हैं हमें से, जबकि ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल साफ बात है। और ये जो 17-18 सालों में उन्होंने जो कराची का बेड़ा गर्क किया है, उसने बता दिया कि अगर ये सूबाई खुद मुख्तारी है तो ये तो मुल्क दुश्मनी है। कराची जैसे माशी मरकज और हब और तरक्की के इंजन का बेड़ा गर्क कर देना, 4 करोड़ अवाम को जिंदा दरगोर कर देना, दीवार में लगाना नहीं चुनवा देना और उनसे जिंदा रहने का हक ले लेना। सड़कें टूटी हुई, गटर उबल रहे हो, पानी की लाइनें टूटी हुई हो, नया पानी 18 सालों से ना आया हो, K4 शुरू ना कर सकी हो, जो मंसूबा शुरू करना है तो शुरू नहीं हुआ तो वो उनसे मुकम्मल कोई मंसूबा अब तक ऐसे ना शारा भुट्टो हुआ, ना हब कैनाल हुआ, ना करीमाबाद का अंडरपास हुआ, ना इनसे जो है वो कोरंगी DHA का फ्लाईओवर हुआ। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि यानी बारिशों में ये सारी चीजें, हब कैनाल डैमेज हुई, ये जो रेड लाइन है ये इनसे मुकम्मल नहीं हो रही। ग्रीन लाइन वफाक ने मुकम्मल कर ली, PMLN ने, जो सरजानी से माशाल्लाह सदर तक जा रही थी, मुकम्मल हो गई और उसमें 90% लोग कम्यूट करते माशाल्लाह। और इतना उसमें इन्होंने एक ऑरेंज लाइन बनाई जो 10% भी बस की ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो मतलब ये कि उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी कहती है सूबाई खुद मुख्तारी और ये जो क्लेम करती है, तो इन बातों पर भी तो जरा सा उससे पूछा जाए और इसका हिसाब किताब किया जाए। अब इतने 25,000 अरब दिए 17-18 सालों में, कहाँ गए वो सर? लाड़काना में लगे, जरा बताए कहाँ लगे? नवाबशाह में लगाए, बताएं कहाँ लगे? कराची में तो ये लगना दूर है, जो कराची के अवाम वहाँ पुलिस को रिश्वत दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दे रहे हैं, SBCA में करोड़ों रुपए की रिश्वत दे के वहाँ कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट अब बनता है, उसका और उनसे तार साहब पूछेगा कौन? आखिर तो चीज़ें फिर इन द ग्रेटर इंटरेस्ट सब इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और फिर सबको एक मेज़ पे बैठना पड़ता है। और कराची का, सिंध का तो फिर वही बात है कि वो उस ग्रेटर गेम के अंदर शायद हमेशा से इग्नोर होता आया है और आगे भी होगा। पहले कहते थे कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अब ये पीपल्स पार्टी 18 सालों के अपने बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी की वजह से हालात को उस नहज पे ले गई है कि जहां अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। अब कराची को बचाने का मकसद है कि ये हम मुल्क बचाने के लिए कराची को हम बचाने पर निकले हैं। और ये वाकया मार्का हक हुआ 2025 में, उससे मार्का मईशत की तरफ जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल और वजीर आजम, ये दोनों क़यादत आर्मी और सिविलियन, ये जा रही है दुनिया में और हमारे लिए मौक़े ला रही है। और मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए कराची को अपना रिवायती और जो किरदार अदा करता रहा वो करना है। और उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। उसकी 1200 ताजिर कारोबारी लोगों की इमारत जो थी, जहाँ से उनकी कफालत होती थी उनके बच्चों की, उनकी ज़रूरियात पूरी होती थी। और सिर्फ उन 1200 की नहीं, वहाँ 5 से 10 मुलाजमीन काम करते थे। तो ये 1200 का ज़र्ब दे दें तो ये खुद अपनी जगह पे 1,20,000 हो जाते। फिर उसके बाद आप इसकी ट्रेल देखेंगे, ये खरीदते थे कपड़ा। अब ये अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, इसकी पेमेंट कौन करेगा? उनको जिनसे इन्होंने वो माल खरीदा है। ये तो कहाँ तक इसका असर जाएगा आपको पता नहीं। इसमें से कितना माल हो सकता है एक्सपोर्ट करने का हो, तो लोगों का अंदाजा नहीं है। देखे ना, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी देखे ना, 23 घंटे के बाद मेयर आ रहा है, 22 घंटे के बाद वजीर आला आ रहा है। ये तो गवर्नर था जो पहले पहुंचा, उसने कमांडर नेवी को फोन किया और फोम वाली गाड़ियां, स्नॉर्कल, बाउजर मंगाए, तब जाके 20 अफराद शुरू में बचे। एक पोर्शन की आग बुझी तो ये हुआ। तो उसके बाद मेरे MNA अरशद वोरा, मेरे सारे MPs वहाँ पहुंचे। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो अपोजिशन है, जमात इस्लामी, वो भी क्या कर रही है? मुर्तजा वहाब के नीचे वहाँ पर जो उनके अपोजिशन लीडर, वो भी अगले दिन पहुंचे। वो जिस दिन आग लगी, पूरी रात लोग मरते रहे, बिलखते रहे। ये आग तो शायद बुझ जाएगी मेरे भाई मखदूम भाई, किसी गुल प्लाजा, लेकिन हमारे दिलों में आग लगी है, लोगों के दिलों में आग लगी।
और ये आग इसे ना बुझाया तो ये आग अब गली गली कूचे कूचे में लगेगी, फिर सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा फिर सब इरेलीवेंट हो जाएगा। और ये बात एहसन इकबाल ने मेरे सामने वजीर आजम को कही जब हम कराची का मुकदमा पेश कर रहे थे। एहसन इकबाल ने कहा ये सही बात कर रहे हैं ये लोग, इनकी बात ना सुनी, तवज्जो ना दी कराची में तो ये लावा पकड़ा फटेगा। ये वो कह चुके, उनके वफाकी वजीर कह चुके हैं। मेरे ख्याल में अब सबको होशमंदी से काम लेना चाहिए और मजलिस कायमा केएमसी काउंसिल की हो या सूबा असेंबली की, जिसमें सारी पार्टियों की नुमाइंदगी, उसको एक्टिव करके जो 275 तिजारती मराकिज़ है उनकी जो ताजिर अंजुमन है उनके साथ एंगेज करके ये एसओपी डिवाइस करें, कायम करें कि किस तरह। देखिए सबसे बड़ी बात फायर अलार्म होता है। एग्जैक्टली मार्केट इतनी बड़ी, एक जगह आग लगी वो फैल रही है, वो दूसरे कोने वाले को पता ही नहीं आग लगी, वो दुकान छोड़ के अपनी जान बचाए। फायर अलार्म तो होना चाहिए ना उस मार्केट में, ताकि कम से कम लोग जान बचा कर निकल जाए। ट्रू। तो ये सारी वो बुनियादी बातें जो है नहीं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो इस मुल्क के अंदर फारूक सत्तार साहब फिर कोई लेता ही नहीं है, और बस एक दफ़ा डिबेट चल पड़ती है, एहतसाब भी नहीं होता, इतनी जिंदगियां चली गई। जो पैसे का नुकसान है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक ह्यूमन लाइफ का लॉस है उसे तो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। देखिए बल्दिया फायर इंसिडेंट फैक्ट्री का हुआ था ना, मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि वो एमसीएम का उसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, वहाँ से कोई पैसे लेता होगा पहले, वो एक अलग बात है, वो एमसीएम के लोग हो सकते। मैं इसी तरीके से बाद में शायद जो कॉम्पनसेशन मिला उसमें किसी ने डंडी मारी, वो अपनी जगह हो सकती। लेकिन ये इतना अच्छा, लेकिन फिर भी केस चला, कुछ सजा हो गई, जैसे तैसे भी हुआ ना, कुछ तो हमने कहा ना, हम अदालतों में तो एक जुडिशियल कमीशन बनाए ना, ये कमिश्नर कराची क्यों इंक्वायरी कर रहे थे? ये तो फिर वही बात हो गई। बिल्कुल फारूक सत्तार साहब के खुद ही अगर इंक्वायरी करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की नामजदगी से शुरू होने वाली ये सियासी बिसात महज एक आइनी तकर्री नहीं, बल्कि ताकत के मराकज़, मफाहमत के इम्कान और टकराव की नफ्सियात के दरमियान एक नाजुक चाल है। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर का आना ऐसे वक्त में हुआ है जब पार्लिमान अपनी रूह, वक़ार और असर पजीरी पर खुद सवाल बन चुकी है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन नीयत, नरमी और सच्चाई पर सवाल उठाती दिखाई देती है। और यूं सियासत एक बार फिर शतरंज के इस खाने में दाखिल हो चुकी है जहां हर मोहरा अपनी जगह से ज्यादा अपनी नीयत के बायस अहम हो जाता है। इस पस मंजर में महमूद खान अचकजई की कौमी असम्बली में की गई तकरीर महज एक रस्मी खिताब नहीं था, बल्कि एक दानिस्ता नर्म गोशा, एक मोहतात लहजा और एक ऐसे बयानिए की झलक थी जो तसादुम के बजाय आईन, पार्लिमान और सियासी दर्जा हरारत कम करने की बात करता है। उन्होंने एहतजाजी सियासत से फासला, ऐवान की बालादस्ती, अदम तशद्दुद और मुकालमे की जुबान को जिस अंदाज में जोड़ा, वो इस सवाल को जन्म देता है कि क्या अपोजिशन वाकई एक नए सियासी सफर की तरफ बढ़ रही है या ये भी महज वक्ती मफाहमत का लबादा है। उधर हुकूमती सफ़ों के बयानात ने सियासी फ़ज़ा को मज़ीद पेचीदा बना दिया। मुज़ाकरात में संजीदगी के दावे, पीटीआई पर बदनीयती के इल्ज़ामात, ज़ुबानबंदी की बातें और 18वीं तरमीम को ढकोसला करार देना, ये सब ऐसे जुमले हैं जो मफाहमत के बजाय दबाव, बालादस्ती और दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। बल्दियाती निज़ाम, आइनी तरामीम और मरकजियत के इशारे एक ऐसे सियासी रुख की तरफ ले जाते हैं जहां मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला तो है, मगर कुंडी एतमाद के बगैर लटक रही है। जबकि यह हुकूमती इत्तेहाद यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन इत्तेहाद के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बयानिए में मुज़ाकरात अब एक पस मंज़र की कहानी बन चुके हैं। बैरिस्टर गौहर की मोहतात गुफ्तगू, अलीमा खान का सख्त लहजा, अदालती अमल पर सवाल और एहतजाज की तारीखों की बाज़गश्त इस बात की अलामत है कि सियासी महाज अब ऐवान से ज़्यादा सड़क और अदालत के दरमियान झूल रहा है। अपोजिशन लीडर की नामजदगी को कबूल करते हुए भी शुकूक व तहफ़्फ़ुज़ात और मज़ाहमत की फ़ज़ा बरकरार है। गोया ये सब
एक हिकमत अमली है या दबाव बढ़ाने की नई शक्ल? और इस तमाम अंदरूनी सियासी कशमकश के पस मंजर में वजीर आजम की गुफ्तगू एक बड़े मगर खतरनाक दायरे की निशानदही करती है। अफगानिस्तान से जुड़ी दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, कौमी सलामती और खित्ते की बेचैनी इस बात का तकाजा करती है कि अंदरूनी सियासत महाजराई के बजाय यकजहती का रास्ता इख्तियार करे। सवाल यह है कि क्या ये सियासी चालें, तकर्रियाँ और बयानात वाकई एक बालिग सियासी हिकमत अमली हैं जो मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगी, या फिर ये सब एक ऐसे वक्त में जारी शोर है जब सरहद पार खतरात खामोशी से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उज़्मा कारदार साहिबा ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे इम्तियाज़ शेख। सबसे पहले उज़्मा कारदार साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि हुकूमत तो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात यूजुअली ऐसी सेटिंग में होते हैं जिनमें मुज़ाकरात से पहले जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे जा चुकी हों तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, CBMs, और यूजुअली आम हालात में दुनिया भर में डेमोक्रेसीज में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनका आगाज़ हुकूमत की तरफ से होता है। वो बड़ेपन का जो मुजाहरा है वो हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। तो इस वक्त आपको लगता है कि ये एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं इस सब के अंदर कोई मस्बत चीज़ निकलती हुई नज़र आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बजट के बाद खुद जाके अपोजिशन लीडर के साथ जो था वो मुज़ाफ़ा भी किया और उनको कहा कि आइए इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे मिल के बैठें और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे रखें अपने सियासी एजेंडे जो हैं उसके मद्दे मुकाबिल। वो बाद में आता है, पाकिस्तान पहले आता है। फिर इसके बाद अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने अनकंडीशनली इनको मुज़ाकरात की दावत दी। राना सनाउल्लाह ने, ये आपने टीवी में सुना भी होगा, आज उनकी तकरीर भी सुनी होगी कि उन्होंने अचकज़ई साहब को कहा कि आप आए, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, शुरू करते हैं राब्ते। तो अचकज़ई साहब ने फरमाया कि जी मैं अगर मुज़ाकरात की बात करूँगा तो मुझे तो बाहर निकाल देंगे। तो अब इसमें याद माजी अजाब है यारब, जब 2018 में जब इनको शायद जब इनकी उंगली जब थी RTS पे, तो इनको भूल गया है कि उस वक़्त तकरीबन 50 के करीब ऐसे सीटें थी जिनकी टिकट नून लीग से वापस करवा के तो इनकी पार्टी को दिलवाए गए थे, और 89 सीटों से इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली थी। चलिए, इनको ये गिले शिकवे हैं, और मतलब आज के इनको गिले शिकवे हैं, हमें उस टाइम के गिले शिकवे हैं। तो लाजिम है कि आप इस वक्त इलेक्शन जो एक का सिस्टम है उसके रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े। क्यों नहीं आपने अपने ज़माने में भी 3.5-4 साल आप रहे, आपने क्यों नहीं इलेक्शन रिफॉर्म की बात की? उस वक़्त भी जब नून लीग ने प्रोटेस्ट किया था तो इनको ये कहा गया था कि जी अब आप सिस्टम में आ गए और हम आप ऐसा करें कि जी अब पाकिस्तान की खातिर आप आगे चलें, आगे की सोचें, एक हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, वो आपकी जो शिकायत है उसका अज़ाला करेगी। वो पार्लिमानी कमेटी इन्होंने बनाई, और उसके बाद उस पार्लिमानी कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग हुई। जब हम लोग मुतालबा करते रहे कि जी इसकी मीटिंग कॉल करें, तो उन्होंने कहा कि जी जब तक PM इजाज़त नहीं देंगे इसकी मीटिंग नहीं कॉल की जाएगी, और PM साहब ने वो इजाज़त नहीं दी। तो ये हाल है इनका, ये इनको याद नहीं रहा, कुछ भी नहीं इनको याद। अब ये सिर्फ इनको ये याद है कि कैदी नंबर 804 है, उसको आपने बंद किया हुआ है, उसको आप बाहर निकाल दें, बाकी हमें कुछ नहीं है, हम किसी चीज पे बातचीत नहीं करेंगे, बस उसको सबसे पहले पॉइंट टेकन उज़्मा कारदार साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पहले हमें बातचीत करने दें, डायरेक्शंस लेने दें, मुलाकात करवाई जाए ताकि फिर मुज़ाकरात हो सकें। इम्तियाज़ शेख साहब, आपको लगता है कि इस वक्त जो हालात आपके लिए हैं, आपकी जमात के लिए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो या इवन सिंध हुकूमत, आपको लगता है कि ये हालात साजगार हैं मुज़ाकरात के लिए? आपके लिए ऐसी स्पेस है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ सकें? देखिए, मुज़ाकरात के लिए तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन हम मुज़ाकरात ऐसे लोगों के साथ करना चाहते हैं जिनके पास कोई इख्तियार हो। पहले भी जब हम पहली दफ़ा इनके साथ बैठे मुज़ाकरात के लिए,
तो आपको पता है कि इनका जब हम उनसे कहा गया कि खान साहब के साथ एक मुलाकात करवाएं तो ये बेचारे नहीं करवा सके इस चुके से। सुहेल अफरीदी साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने भी जो है जब बात की कि मेरी मुलाकात कराई तो इन्होंने कहा जी पूछ के बताऊंगा। तो ऐसे लोगों से कैसे बात की जा सकती है जिन्होंने पूछ के बताना है। ये बीबी उज़मा कारदार ने कहा जी 2018 में आरटीएस बैठा, तो ये बीबी भी खुद इकरार करे ना कि ये भी तो उसी की पैदावार थी ना, इनको भी टिकट जो वुमेन रिजर्व सीट पे आई थी तो ये भी उसी इसका मतलब है कि ये भी 2 नंबर तरीके से आई थी। तो इनको चाहिए कि जो 5 साल वो पैसों पे या वो लेती रही हैं वो इनको वापस करने चाहिए थे। बाकी ये है कि हम मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे। आज भी आप देखें आज मंगल का दिन है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, हर मंगल को वहाँ पे जाके बैठते हैं। ये तो बेचारे जो हैं इन बेचारे, मैं तो इनको बेचारा कहता हूँ क्योंकि इनसे लड़ना झगड़ना बिल्कुल फजूल बात है। ये भी बेचारे नारा लगाते लगाते वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत देनी शुरू कर दी। तो इनके पास की बात नहीं है। आज भी अडयाला के बाहर उनकी बहनें बैठी हुई, उनका जमहूरी हक है, आईनी हक है, लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा, रात को ये एक भिजवाएंगे वाटर कैनन और जो है वो वहाँ पे पूरा मन लोग जो बैठे हैं उन पे वो करेंगे। तो इन हालात में इनके साथ तो कम से कम मेरा मेरा ये जाती राय है और मेरी पार्टी की भी यही राय है कि इनके साथ किस चक्कर में बैठा जाए जो ये हर बात कहें कि हम पूछ के बताएंगे। चलिए, ये हालांकि तो एक मुलाकात चीज है, करवाना तो लेकिन पंजाब गवर्नमेंट एग्जैक्टली पंजाब गवर्नमेंट का काम है, मुलाकात हो भी जानी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इम्तियाज शेख साहब। लेकिन एक ताज़ा हवा का झोंका ही सही, हमने देखा कि महमूद अचकज़ई साहब का भी नोटिफिकेशन हो गया, चले रुका रहा वो एक अलग बात है। लेकिन जब वे फॉरवर्ड की बात हम करते हैं और अब अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं उनका भी सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, तो इस चीज़ को आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? डू यू थिंक कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका है और इन दो शख्सियात को मैदान में जो उतारा गया है क्या इसमें से कोई मस्बत चीज़ निकल सकेगी? क्योंकि अल्टीमेटली मज़ाहमत के बाद भी तो मफाहमत ही करनी है, जंग के बाद भी मेज़ पे ही बैठ के मसले हल होते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही क्योंकि खान साहब ने हमेशा ही जंग को जो है वो डिक्लाइन किया और अमन की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना कि हमने 2 नाम दिए और वो 6 महीने से नाम हमने दिए हुए हैं और दोनों के नोटिफिकेशन नहीं हो रहे, तो इनके पास अब 2 चारे थे। एक तो ये था कि जमहूरियत जो है वो अपोजिशन के बगैर चलाते रहते, या अगर ये इनके पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि जैसे बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में बना लेते, जब हुकूमत की ज़रूरत पड़ती वोट की तो वो इनको वोट डाल दिया करते वैसे। लेकिन उनके पास भी तादाद पूरी नहीं थी कि जो पीटीआई को वो जो है वो या इसके अलाइंस को जो है वो काट के वो बना सकते। अब 6 महीने इन्होंने गुजारा कर लिया। अब ये कहना कि जी इन्होंने कोई किसी पे एहसान किया है, वो भाई जिसकी अक्सरियत है अपोजिशन में उसका कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना इनका फर्ज था और 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए था। राइट, ये पॉइंट क्या टेकन। है, अपोजिशन क्या इनकी मर्जी से बनेगी? अपोजिशन क्या इनकी मर्जी से चलेगी? अपोजिशन क्या वो करेगी जो ये कहेंगे कि जी फलां को अपोजिशन लीडर बना दो, तो फिर वो अपोजिशन कैसे हुई मुझे बताइए। राइट, पॉइंट टेकन। उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आपके पास इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, पूछ के बताना पड़ता है आपके वज़ीर आज़म को भी। लेकिन इस सब के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि 3-4 तरह के मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आते हैं और वहाँ पर एक जो तफरीक है वो पाई जाती है, कोई मज़ाहमत की तरफ जाना चाहता है, कोई मफाहमत की बात कर रहा है। सो अल्टीमेटली मामला है क्या? आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है क्या वो सीरियस है मुज़ाकरात के लिए? देखिए, पहले तो जी मुझे इनकी बेबसी पे अफसोस भी होता है, रोना भी आता है। जब इनके पास कोई इशू पे बात करने वाली नहीं होती तो ज़ात-ए-आत पे हमला कर देते हैं। इन्होंने मेरी ज़ात पे कई किस्म के पै दर पै हमले करे। इनकी बला से मैं जिस पार्टी में जाऊं, जिस पार्टी में रहूं, ये इनका मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। मैं अगर पहले किधर थी और अब किधर हूं, ये इनका मसला नहीं, ये मेरा मसला है।
और इनकी इत्ला के लिए मैं तो एक नजरियाती कारकुन थी, हमारे भी एतमाद को बेतहाशा जो थी वो ठेस पहुंची थी जब हमने देखा कि जो कॉल और फेल में इतने जमीन आसमान का फर्क था। और जब ये बात करते हैं ना कि ये तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इनकी फेलियर का जो था वो सारा वजह ये थी। एक तो कान पक गए हमारे, एक पेज पे हम हैं, जब हमने बजट पास कराना होता है तो हम उनकी तरफ देखते हैं, हमने सेनेट में बगैर अपनी सीटों के या हमने नंबर गेम पूरी करनी होती है, हम उनकी तरफ देखते हैं, हमने कोई कानून पास करना होता है हम उनकी तरफ देखते हैं, हम तो एक पेज में। और अब ये फरमा रहे हैं कि अब ये तो इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं, तो खुदा का वास्ता है कोई अपनी अपनी जो पास्ट है उसको भी अपने सामने रखा करे। और इनकी जो फेलियर का मकसद जो सबसे बड़ी वजह थी कि ये सियासी लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे। जब ये जाके पांव पड़े हुए हैं मुक्तदर हलकों के, तो मुक्तदर हलके कहते हैं जी हमारा क्या ताल्लुक है सियासत से, आपने अगर कोई बात करनी है तो जाके सियासी लोगों से करें। अब ये फंस गए, इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। उधर से तो दरवाजा बंद है, वो कहते हैं हमारा हम पॉलिटिकल है, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और हमारा काम और है, जो आप चाहते हैं वो उसके लिए आप जाके सियासी लोगों से बात करें। तो इनका मज़ाकरात में आपने मुझसे पूछा ये संजीदा है कि नहीं, देखें इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, वहां पे इस वक्त इतनी लेग पुलिंग है, इतने उसके हिस्से बखरे हो गए हैं कि हमें तो समझ नहीं आती, हम तो खुद कंफ्यूज है, इनकी पार्टी हमसे डबल कंफ्यूज है कि कौन चला रहा है पार्टी। पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ के जो कद काट वाले सियासी लोग थे उनको तो इन्होंने साइड लाइन कर दिया है। कहाँ है बेचारे वो जो शाह महमूद कुरैशी थे जो कि वाइस चेयरमैन थे, वो बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनकी बात कौन सुन रहा है इस वक्त। इस वक्त ये सोशल मीडिया की पार्टी है, आउटसोर्स इन्होंने पहले ही कर दिया है अचकजई साहब को और मौलाना साहब को। वो बेचारे इज्जतदार लोग हैं, वो बेचारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस दिन बानी साहब को उनकी कोई बात पसंद ना आई तो उठा के उनको बाहर फेंक देंगे। तो बात सारी ये है कि मारूसियत इस वक्त जिसे कहे अरूज पे है पीटीआई में। एक तरफ बहनें खींच रही हैं, एक तरफ मुर्शिद साहिबा खींच रही हैं, बीच में जो इनके जो लॉयर्स हैं वो खींचातानी कर रहे हैं, एक तरफ से आफरीदी साहब लगे हुए हैं, उनको अपने लावारिस सूबे की तो कोई परवाह नहीं है, वो पिकनिक मनाने पूरे पाकिस्तान में निकले हुए हैं, पता नहीं उनका क्या काम है। और सूबे में जाके जिस तरीके से वो ड्रामे कर रहे हैं, भाई वो आप अपने सूबे में जिसने आपको मैंडेट दिया, पहले उन बेचारों का तो पुरसाने हाल, उनको भी तो देख लेना, उनको सेहत की सहूलत मिल रही है नहीं मिल रही। 80% लोग इस वक्त पंजाब में आके अपना इलाज कराते हैं और वहां पे ना कोई सड़क देखने को, ना कोई पुल देखने को, ना वहां पे किसी किस्म की कोई तालीम की उनको सहूलत है। वहां पे टोटल पूरे केपी में 50 बेड है आईसीयू में, और इनको बस तमाशा लगाने की पड़ी हुई है, इनको वहां नौटंकी लगाने की पड़ी हुई है। भाई आप कोई बैठ के लोगों के मुतालिक भी सोच लें। मुज़ाकरात अगर आप पाकिस्तान को मुकद्दम समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और कुछ नहीं, चले इलेक्शन रिफॉर्म्स में इकट्ठे बैठ जाए। आपको इतने गिले शिकवे हैं 8 फरवरी से, हमें इतने गिले शिकवे हैं 2018 से, तो आए इलेक्शन रिफॉर्म ही कर लें। राइट, पॉइंट टेकन। वो भी आप तो वहां पे भी बैठने को कोई तैयार नहीं है। हाँ नहीं, ईवीएम तो देखे ना उस्मा कारदार साहिबा वो लाए थे, और फिर उसमें मसला जो था वो कहाँ से आया वो भी सबने देखा। तो ये चीजें तो फिर शाहबुद्दीन साहब, ईवीएम कहीं से ये नहीं लेके आए थे, वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक आध कंस्टिट्यूएंसी में था, वो अरबा रुपए उसके लिए चाहिए थे, हमारे पास बजट में ये नहीं था, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। ये तो सिर्फ वैसे नून लीग एग्री करती है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए और सारी चीजें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड और उस तरफ को जानी चाहिए, वैसे ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मिल बैठ के सोचें कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं और उन रिसोर्सेज में आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें दुनिया में क्या हो रही हैं और उसके मुताबिक फिर आप आगे बढ़े ना। ये तो नहीं है अच्छा और कुछ नहीं, आप दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा कारदार और इम्तियाज़ शेख। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, आपकी तरफ आऊँगा। उनका शिकवा ये है कि आपकी पार्टी के अंदर धड़े हैं, पार्टी एक पेज पे नहीं है, कोई रैशनल बात करता है, कोई सड़क पे निकलने की बात करता है, कहीं पर कुछ है। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कोई डिवाइड है जो कि बहुत सी जगहों के ऊपर उसकी विजिबिलिटी भी आ जाती है? तो एक पेज पे, और ऑब्वियसली अभी आप 8 फरवरी की क्या तैयारी कर रहे हैं? 8 फरवरी के लिए क्या पूरी पार्टी एक पेज पे नजर आएगी भी या नहीं? देखें, मैं थोड़ी सी उज़मा कारदार साहबा की करेक्शन कर दूं। मेरी तरफ से ये रोज पार्टी बदले, मुझे कोई इस पे इतराज नहीं है, इनका जमहूरी हक है। लेकिन इलेक्ट किसी और की तरफ से होना, किसी और का नाम लेकर होना और जाके वोट किसी और को डाल देना, ये एक बददियानती है। मेरी समझ में रियाज ये हो शेख, सकता है कि मैंने ना हो। अपने एमपी अब की चुप सीट कर देना। कुर्बान कर मैंने दी आपकी थी। मैं इसीलिए आपके साथ नहीं आता ही एमपी कि की सीट से बहुत अच्छा दूसरी पहले, अच्छा ये अब बहुत इनको पहले चुप मैंने करवाएंगे कुर्बानी आप कि दे दी नहीं? थी। जी चले, पॉइंट आप इनको आप टेकन। चुप जानते अज़मा करवाएंगे? हैं, कारदार साहिबा, अपनी बारी पे बात आप करें ना, अपने अब चुप इंफॉर्मेशन करवाएं। जरा दुरुस्त करें। ठीक है। चले अज़मा अब कारदार साहिबा, आप अभी इम्तियाज़ शेख साहब की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट भी आ गया जी, जी कंटिन्यू। अच्छा जी। अच्छा, बात यह है कि इलेक्शन रिफॉर्म जब हमने की थी, हमने सारे कानून पास कर लिए थे, तो इन्होंने आके उसको सारे कानूनों को इन्होंने वापस करवाया था। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि उनको पता था कि इस वक्त इनकी अक्सरियत है और लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी है, दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने उस रिफॉर्म्स को जो हम ऑलमोस्ट करके कानून की का बना चुके वैसे था, सारी की सारी इन्होंने आके रिवर्स की। ये किस मुंह से करते हैं बातें? दूसरा, ये बात करती है केपीके की। जी हद है कि केपीके आपने डिसाइड करना है। केपीके के लोगों ने डिसाइड करना। वो पिछले 15 साल से 2/3 अक्सरियत से जितवा रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि इनका दिमाग पता नहीं क्या इनको कि हो गया कि हर चीज जो ऊपर से ही डिसाइड होके आनी है। वो कहेंगे कि उधर अस्पताल नहीं है तो हम कह देंगे अस्पताल नहीं। लोगों को नहीं पता इधर अस्पताल है कि नहीं है। भाई उधर आज तक हेल्थ कार्ड चल रहा है जो इन्होंने आके लोगों गरीबों का बंद कर दिया था। ये अपनी गवर्नमेंट को समझते हैं। टिकटॉक बना लेना हुकूमत नहीं होती। आज आप एक गरीब रेडी वाले से जाके पूछें, वो गालियां देता है। अगर इनको इतनी अपनी पॉपुलैरिटी पे है तो जिस तरह सुहेल अफरीदी लाहौर में आया था ना, आके गया, तो ये भी बाहर निकल के देखे लोग इनका क्या हाल करते हैं। दूसरी बात, हमारी पार्टी इंतशार का शिकार है। पार्टी खत्म हो गई। सुहेल अफरीदी आया, वो खाना खाने जाना चाहता है ग्वाल मंडी, वो बंद कर दी। हमारी पार्टी खत्म है। हमारी पार्टी लिबर्टी जाना चाहती है, लिबर्टी को जाके बंद करवा दिया। हमारी पार्टी खत्म है। हमारी पार्टी इंतशार का शिकार है। और अचकजई साहब आए, वो मीनारे पाकिस्तान गए, खौफ इतना था मीनारे पाकिस्तान से लोगों को निकाल के मीनारे पाकिस्तान बंद कर दिया। खौफ ये है, खान साहब का नाम लेना उस पे जो है वो एक गुनाह समझा जाता है। हमारी पार्टी इंतशार, अगर हमारी पार्टी इंतशार का शिकार है, आप स्कूल से गवर्नमेंट करें, हमें एहतजाज करने दें। आज अगर एहतजाज का नाम लेना, अगर 8 फरवरी का हमने एहतजाज का नाम लिया है, इन्होंने बसंत रख के काइट फ्लाइंग एक्ट साथ नया ले आए, जिसमें जिसके घर मर्जी घुसे उस पे पर्चा कर दें, वहां उसको उठा लें बगैर किसी मजिस्ट्रेट के। इस तरह की हरकतें आप क्यों कर रही हैं? बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली राइट। हर रोज की जाती है। और काइट फ्लाइंग एक्ट की सूरत में इन्होंने 8 फरवरी को 25 फरवरी से शुरू हो जाना है लोगों के घरों में। आज हम अनाउंस करें किसी भी प्रोटेस्ट का, 3 दिन पहले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी इंतशार का शिकार है। लोग जहां पे प्रोटेस्ट करते हैं वहां पे लोगों को उठा के ले जाते हैं। हमारी पार्टी इंतशार का शिकार है। अगर हमारी पार्टी इंतशार का शिकार है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये एक बयानिया है जो बनाने की कोशिश की जाती है। हम आपकी तरह बादशाह सलामत को सलाम नहीं करते। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसमें इख्तलाफ राय का एहतराम किया जाता है। अगर कोई कहता है कि एक बंदा कहता है कि हमें प्रोटेस्ट के जरिए जो है खान साहब को बाहर लाना है और दूसरा कहता है, तो ये उनका जमहूरी हक है। इन्होंने तो बादशाह सलामत ने जो मसवदा पेश कर देना था कानून का, ये कहते हैं हमें राइट है, हमने एक पेज पे हैं। और भाई एक पेज पे होते तो क्या ये कहते, जब 26वीं तरमीम आई थी तो इनके वजीर कानून क्या कह रहे थे, मुझे मसवदा मिल चुका है। और भाई मसवदा इन्होंने बनाना होता है, इनको मिल चुका होता है। आज तक वो मसवदा किसी के पास पूरा नहीं। जिन्होंने वोट दिया उनके पास भी पता नहीं था, बिलावल भुट्टो के पास नहीं पता था, इनके हलाइज को नहीं पता कि 26वीं तरमीम में है क्या, जाके हाथ खड़ा कर देते हैं रबड़ स्टैम्प की तरह। इनसे कैसे बात हो सकती है? ये तो इस वक्त खुद फंसे हुए हैं, ये जकड़े हुए हैं।
सिर्फ ये सिर्फ यही कर सकते हैं कि ये सड़कें बना लें और उसमें करप्शन कर लें। पॉइंट और टेकन। पंजाब की जो ये कहती है ना वहां पे की गवर्नमेंट, पंजाब में लोगों का हाल अगर आप देख रहे हो ना, बाजारों में जाके देखें, महंगाई को देखें, अस्पतालों को कहते हैं ये इधर इलाज कराने आता, कौन इलाज कराने आता मुझे बताएं, कहाँ आपने देख लिया किसी को इलाज कराते हुए इधर? राइट। हैं? अच्छा अगर शेख वो साहब आते हैं पॉइंट आ गया। मैं अजमा आखिरी बात, अगर पंजाब में सेहत और ये, तो फिर ये क्यों जाते हैं उड़ के उधर यूके में? अगर इनके पेट भी खराब हो जाए तो उधर क्यों जाते हैं? पंजाब इतना इन्होंने खूबसूरत कर दिया, हेल्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन आज इनको एक सर्जरी भी छोटी सी करानी होगी ना तो ये बाहर चले जाएंगे। राइट, पॉइंट टेकन। उस्मा कारदार साहिबा, बात तो उनकी एक तरह से दुरुस्त है कि अगर एक पार्टी है जिसकी मकबूलियत भी कम हो रही है और दूसरी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एक पार्टी जो है उसका अगर शराजा बिखर चुका है और वो इंतशार का शिकार है, तो फिर एक खुला मैदान क्यों नहीं इन्हें दिया जाता? जैसे लाहौर का दौरा था, वो भी हमने देखा। सिंध में इनिशियली लगा कि शायद पंजाब की निस्बत मामलात कुछ मुख्तलिफ हों, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत ने भी वही किया। तो ये जो नुक्ता है, इससे तो उनका ये केस बनता है ना कि वो अभी भी मजबूत है और आप उनकी मकबूलियत से खौफजदा हैं। सबसे पहले तो इनको आप प्लीज याद दिला दें कि जो इनके बादशाह सलामत थे, जो 14 साल की अब जेल काट रहे हैं, वो फैज हमीद, जिनके साथ इनका इतना लंबा चौड़ा गठजोड़ था, जिन्होंने पूरी स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई थी और जिनका पूरा प्लान था कि आप 15 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और मैं 15 साल जनाब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहूंगा, तो वो तो उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। तो ये बादशाह सलामत की तो बात अगर ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ये इनके जो है ना, शर्मिंदगी के अलावा इनको कुछ नहीं मिलना। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनके केपी में सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि खुदा के लिए हमें कोई मरियम नवाज भेज दो, क्योंकि पंजाब में जो तरक्की का पहिया इस वक्त चल रहा है, जो पंजाब के इस वक्त लोगों को जो एक बेहतरीन जिंदगी और सहूलियात मरियम नवाज साहिबा की जो एक लीडरशिप से मिल रही हैं, वो केपी में तो खंडरात के अलावा कुछ नजर आता नहीं है। वो कहते हैं केपी वाले कि जी हमें खुदा, वहां पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें खुदा के लिए कोई वजीफे हमें दिलवा दो, हमें कोई लैपटॉप्स दिलवा दो। वहां पे लोग कहते हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स यहाँ पे भी प्लीज हमारे लिए भेज दो। 20,000 किलोमीटर सड़कें जो आपने बनाई हैं, यहाँ पे तो एक सड़क नहीं जिसपे इंसान जो है वो चैलेंज करते हैं कि आप पंजाब की जो हुकूमत है वो केपी के आए और उसी तरह से इवेंट्स करें जैसे सुहेल आफरीदी ने पंजाब में आके करना चाहे। वो तो चैलेंज करते हैं। सुहेल आफरीदी जो है ना, अगर वो तहजीब के जुमरे में रह के अगर बातचीत करते ना तो हमने उनको वेलकम ही किया था, लेकिन उन्होंने तो केपी के लोगों की भी नाक कटवा दी। अब ये इनको ये मसला ये है कि इनकी कोई अवाम पजीराई करता नहीं है। हमने इनको खुला मैदान दिया था, पहले भी तो काना में इन्होंने जलसा किया है, ये 1000 लोग नहीं निकाल सके वहां पे। और इनका जो इन्होंने जो स्टेट पे हमला किया था, रियासत पे 24 और 26 नवंबर को, वो भी टोटल फ्लॉप था। सारे इनके एमएनए और एमपीए जो थे बेचारे कारकुनों को, इंतजामिया को छोड़ के तो भाग गए थे। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आप देख लेना। अब एक हुकूमत जो है अगर इनको खुला मादर पिदर आजाद छोड़ दे, तो आपने 9 मई आप भूल गए, यास्मीन राशिद ने बुलाया लिबर्टी चौक और बड़ी जनाब एक वो प्रधानमंत्री बन के तो जिना हाउस की तरफ लेके लोगों को चल पड़ी। 30 इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे सिस्टमैटिकली हमला करवाया। अब अगर हुकूमत जो कि तमाम लोगों की जानो माल की जो है वो जिम्मेदार है, वो उनको देखना है कि बाकी लोगों की जिंदगी महफूज है कि नहीं। ये तो एक बसंत से डर गए, कहते हैं जी हमारी खातिर उन्होंने बसंत, खुदा के लिए कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो। अगर आपसे कोई चीज नहीं मैनेज होती है तो आप ये हिले बहाने करने बंद कर दें, लोग वैसे ही नहीं निकलते। तो आप इन्हें एक दफा खुला मैदान दे दें, इन्हें एक दफा खुला मैदान दे दें कि ये इनका 6 चक्कर इन्होंने लगाए लिबर्टी चौक के, इनकी गाड़ियों ने भी लगाए हैं, इनके झंडों ने भी लगाए हैं। जी, पॉइंट टेकन उस्मा कारदार साहब, वक्त कम है, मैं इस पे रिमार्क्स लूंगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स इम्तियाज शेख साहब, ओवर टू यू। मैं इनके जो आपने जवाब देता था, ये बार बार जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पीछे छुप जाते हैं अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए। कारकर्दगी का म्यार आवाम ने करना होता है। मैं यहाँ पे एक चैलेंज छोड़ के जाता हूँ। ये आजकल शादियां हैं, वो मिल भी रही होगी, उनसे जाके बात करें, आए
हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, जो जगह आपने चुननी है केपीके में चुन लें, और आप हमें यहाँ पे लाहौर में मीनार हमारा कोई पाकिस्तान काम नहीं में है जलसा केपीके करने में। दें। हमारा अब ये mandate बोलेगी ना, पंजाब का मैं है। चैलेंज कर रहा हूँ, ये हम आपने पंजाब के जाके लोगों अपने को बॉसेस देख से रहे हैं। बात करनी है। केपी के पता लोगों को देखना वो आपके शायद mandate में शामिल है। हमारे आप अफरीदी देखिए साहब उनको। यहाँ पे आके कर लेंगे जलसा, आप उधर जाके कर हमें लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं कैमरे जलसे की जलसा आंख खुद खेलने ब खुद की। दिखा देगी। हम ये इस वक्त चैलेंज आप जलसा लेके जलसा जाएं। चले आप चैलेंज यहाँ पे बैठे आपका हैं आ और गया आगे इम्तियाज शेख साहब और अजमा कारदार ये मेरा साहिबा। चैलेंज आप रिपीट कर दें पूरी जी, दुनिया इनका में। चैलेंज आ गया, शेख साहब का चैलेंज आ गया और उज़मा कारदार साहिबा का भी इस पर मौक़िफ़ आ गया। उज़मा कारदार साहिबा का भी मौक़िफ़ आ गया। ये चैलेंज अपनी जेब में रखें, जिसका कोई ना सर है ना पैर है। ये खौफ है इनको अपने अवाम का। चले, पॉइंट अवाम का टेकन। खौफ ये है, ये जिसका मिलिट्री मरियम नवाज इंस्टॉलेशन साहिबा के कर पीछे रही हैं। छपेगी, ये कोर कमांडर के फकत घर के मैं तो पीछे जी, छपेगी। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा और इम्तियाज शेख साहब, आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। मखदूम साहब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।